तो बच्चे आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4 और जीपीपीआई। देखिए बच्चे, लास्ट लेक्चर में आपने देखा किस तरह से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। अब मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के थ्रू जो हम मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं वो अभी भी समवट इम्प्योर होता है, तो उसको फर्दर प्योरीफाई करने के प्रोसेसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अभी जो हमने लास्ट जो लेक्चर तक मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के थ्रू, उनमें अभी भी मे बी पॉसिबल कुछ इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं। कैसी इम्प्योरिटीज़? मे बी पॉसिबल अनचार्ज्ड ओर अभी भी प्रेजेंट हो, मे बी पॉसिबल अदर मेटल्स प्रोड्यूस्ड बाय साइमल्टेनियस रिडक्शन ओरिजिनली प्रेजेंट हो ओर में। ठीक है, इट मे बी पॉसिबल मेटल नॉन मेटल्स लाइक सिलिकॉन, कार्बन, फॉस्फोरस एटसेट्रा प्रेजेंट हो। इट मे बी पॉसिबल रेजिडुअल स्लैग अभी भी कुछ अमाउंट में अटैच्ड रह गया हो मेटल, क्रूड मेटल में। तो रेजिडुअल फ्लक्स इट मे बी पॉसिबल, जो हम फ्लक्स बाहर से डाल रहे हैं वो भी कुछ अमाउंट तक अटैच्ड रह गया हो। तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं हम समझ पा रहे हैं कि अभी भी मेटल प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं आया। तो प्योरेस्ट फॉर्म तक लाने के लिए हम रिफाइनिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे, जैसे मैंने बताया। ठीक है, प्रोसेस ऑफ प्योरीफाइंग क्रूड मेटल। जो हमने अभी तक मेटल्स को ऑब्टेन किया उसे हम क्रूड मेटल बोलेंगे। और किस कौन कौन सी प्रोसेसेस रिफाइनिंग में यूज़ होगी वो बताने जा रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ लिक्वेशन प्रोसेस। बच्चे, लिक्वेशन प्रोसेस में हम बिस्मथ, टिन, फॉस्फोरस, मरकरी ये एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इन एलिमेंट्स को फर्दर प्योरीफाई करते हैं। तो देखिए इस प्रोसेस में होता क्या है। ये हर्थ हैं टोटली अबव और बिलो वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, जस्ट लाइक इन हर्थ। यहाँ से इम्प्योर मेटल आ रहे हैं। ठीक है, स्लोपिंग हर्थ रखी है हमने। ठीक है, ताकि जो हैवी इन वेट इम्प्योरिटी है, याद रखना इसमें इम्प्योरिटी क्या होगी? हैवी, जो कि फर्दर मेल्ट नहीं होगी। और मेल्ट क्या होगा? जो हमने प्योरीफाई करना है एलिमेंट। तो एलिमेंट जो प्योरीफाई करना है वो मेल्ट हो जाएगा और जल्दी मेल्ट हो जाएगा और फर्दर हम बीकर में उसे और कंटेनर में उसे कलेक्ट कर लेंगे। लेकिन जो हैवी इन वेट इम्प्योरिटी है वो इतनी जल्दी मेल्ट नहीं होगी, तो वो कहाँ रह जाएगी बच्चे? वो इस स्लोपिंग हर्थ तक ही रह जाएगी। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट एलिमेंट जिसे प्योरीफाई करना है उसका लोअर है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हायर है। इस तरह के एलिमेंट्स को हम लिक्वेशन प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। बच्चे, लास्ट ईयर आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा डिस्टिलेशन में क्या होता है। हम एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम रख देते हैं, ठीक है, बीकर रख देते हैं और सिलेंड्रिकल बाउल रखते हैं जिसको हम हीट अप करते हैं। हीट करने पे अगर हम काफ़ी ज़्यादा हीट करेंगे, जो मेटल्स ईजिली वॉलेटाइल हैं, ठीक है, वो वेपराइज होके सेपरेट हो जाएंगे। फर्दर हम कंडेंसर के थ्रू कंडेंस भी कर देंगे और जो मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट
उतना ज़्यादा हाई नहीं है, जिनको हम नॉन वॉलेटाइल बोल रहे हैं और इम्प्योरिटीज बोल रहे हैं, वो बच्चे वॉलेटाइल नहीं होगी, सेपरेट नहीं होगी, तो वो जो जिस बाउल को हम हीट कर रहे हैं वो वहाँ पे ही रह जाएगा, और जो फर्दर वेपराइज हो जाएगा वो हम सेपरेट कर देंगे, और इजीली वॉलेटाइल होगा उसे हम सेपरेट कर देंगे। कौन कौन से एलिमेंट इजीली वॉलेटाइल हो जाते हैं उनकी इम्प्योरिटीज़ के मुकाबले, दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी। तो बाकी इम्प्योरिटीज़ जो इनके साथ अटैच्ड होती हैं वो उतनी जल्दी वॉलेटाइल नहीं होती। ठीक है, तो ये डिस्टिलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन। बच्चे पायरो मीन्स हीटिंग, ठीक है। पायरोमेटलर्जिकल ऑक्सीडेशन हम क्या कर रहे हैं, हीट करने पे ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, व्हेन इम्प्योरिटीज have greater affinity towards oxygen than metal itself, मतलब impurities की affinity towards oxygen क्या है, ज़्यादा है in comparison to metals, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट्स इस तरह से प्योरीफाई होते हैं, आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। आयरन, कॉपर, सिल्वर एटसेट्रा। तो देखिए इसमें हम 2 प्रोसेसेस पढ़ेंगे। फर्स्ट इज क्यूपलेशन। क्या बोला, क्यूपलेशन। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज हैं लाइक लेड प्रेजेंट इन सिल्वर इज रिमूव्ड। इसमें लेड की इम्प्योरिटी जो सिल्वर में प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगी। बड़े ध्यान से समझना, हम इसमें क्यूपल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जो कि सीमेंट का बना हुआ है, और बोन चाइना का में भी बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या क्या प्रेजेंट है, देखिए इसमें ध्यान से समझिएगा इस प्रोसेस को, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस भी ऑलमोस्ट सेम है। इसमें होगा क्या, हमारे पास मान लीजिए सिल्वर और लेड है, सिल्वर और लेड। हमने लेड की इम्प्योरिटी को सेपरेट करना है फ्रॉम सिल्वर, तो हम हाई प्रेशर पे एयर पास करेंगे। वो एयर क्या करेगी, ये एयर है जो पास हो रही है, वो एयर करेगी क्या, वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं लेड की, मान लीजिए ब्लैक कलर में लेड है, तो वो क्या करेगी, इसके साथ जल्दी से अटैच हो जाएगी, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने की ज़्यादा टेंडेंसी रखती है। और क्या नहीं ऑक्सीडाइज होगा, हमारा सिल्वर एलिमेंट जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो वो उसी में रह जाएगा। लेड जो होगा वो ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, लेड ऑक्साइड फर्दर हम सेपरेट कर देंगे। तो इस प्रोसेस को क्यूपलेशन कहा गया। नेक्स्ट इज बेसमराइजेशन। देखिए बच्चे, बेसमराइजेशन में प्रोसेस दोनों ही सेम है, ठीक है, बस इंस्ट्रूमेंट्स का फ़र्क है। क्यूपलेशन में क्यूपल टाइप इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है मेड ऑफ सीमेंट, और बेसमराइजेशन में फर्नेस यूज़ किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस में जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जैसे आयरन में हम यूज़ करते हैं इम्प्योरिटीज़ लाइक सल्फर, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, मैंगनीज, फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगी जब ऑक्सीजन आएगा, और आयरन इस तरह से सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि आयरन उतनी जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता जितनी जल्दी उसकी इम्प्योरिटीज़ ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो इस तरह से हमें पिग आयरन मिलता है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस जो अभी तक बताई हैं मैंने, ये रिफाइनिंग के अंडर आती है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। बच्चे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में यू ऑल नो कैथोड और एनोड एंड एक ही बीकर में रखे जाते हैं। कटायंस गोज टूवर्ड्स कैथोड, अनायंस गोज टूवर्ड्स एनोड। तो इलेक्ट्रोलिसिस में फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। कई एलिमेंट्स की प्योरिफिकेशन करते हैं हम, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉपर रहेगा। कॉपर में क्या हो रहा है, देखिए हमने ये इंस्ट्रूमेंटल सेटअप किए और बीकर में हमने प्योर फॉर्म में जो कॉपर है वो इस फॉर्म में रखें और ये आपका एनोड एंड एनोड के इम्प्योर कॉपर। ठीक है, होगा क्या, जो प्रोसेस होगी उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी, जो प्योरिटी है वो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर सेटल डाउन होने लग जाती है। तो देखिए कैसे होगा, कॉपर सल्फेट कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में बदलेगा और सल्फेट 2 नेगेटिव आयन्स में बदलेगा। ये क्यों बदल रहे हैं? क्योंकि हम H2SO4 पुटअप कर रहे हैं और 1.3 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। तो ये आयनिक फॉर्म में बदलेगा। ऑब्वियस है, कॉपर 2 पॉजिटिव किधर जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो कि कैथोड है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन है? कैथोड, जो कि प्योर फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव है कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में बदल जाएगा? कॉपर में बदल जाएगा। क्या ये क्लियर है? तो कैथोड एंड पे कॉपर में बदल गया और एनोड एंड पे कॉपर जो होगा, जो कॉपर हमने यूज़ किया वो सल्फेट के साथ मिक्स होके, सल्फेट आयन के साथ मिक्स होके, जो कि हमारे पास एनोड पे आ रहे हैं। तो कॉपर जो ये सल्फेट सेपरेट हो रहा है ना, यहाँ पे इम्प्योर कॉपर है। ठीक है, तो उसमें से जो कॉपर होगा, इम्प्योर कॉपर में से जो कॉपर होगा वो सल्फेट आयन के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और कॉपर सल्फेट में बदल जाएगा। ध्यान से सुनना, पहले क्या हुआ? कॉपर सल्फेट, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर और सल्फेट आयन में कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में बदल गया। ये प्योर है। अब सल्फेट आयन क्या कर रहा है? सल्फेट आयन कॉपर के साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, इस कॉपर के साथ, ये तो कॉपर अलग हो गया ना, ये ओर में कॉपर है। ठीक है, जो हमने एनोड पे कॉपर रखा है। ठीक है, जिसमें जो क्रूड मेटल है, जिसमें इम्प्योरिटीज भी हैं, उसमें से कॉपर पिक कर लेगा सल्फेट और कॉपर सल्फेट में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। ये कॉपर सल्फेट दोबारा से आयंस में बदलेगा, कॉपर में बदलेगा, फिर से न्यू कॉपर सल्फेट को पिक कर लेगा, इसको पिक कर लेगा, फिर कॉपर सल्फेट में दोबारा ये प्रोसेस होता जाएगा और अल्टीमेटली आपका कॉपर जो है वो प्योर फॉर्म में बदलता जाएगा और इसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं ऑब्वियस हैं वो नीचे सेटल डाउन होती जाएंगी। तो इसको कहते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। इसी तरह से हम सेम वे में बिल्कुल डिट्टो क्या करते हैं? सिल्वर की भी प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। सिल्वर में जैसे हमने इसमें कॉपर सल्फेट लिया, उसमें सिल्वर नाइट्रेट लेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन, और किसके साथ? इसको H2SO4 के साथ लिया था, इसको नाइट्रिक एसिड के साथ लेंगे। बाकी सारा 100% प्रोसेस सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्योरिफिकेशन ऑफ लेड में भी बिल्कुल सेम प्रोसेसेस होंगी, ध्यान से समझना। इसमें क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड सिलिको फ्लोराइड्स यूज करेंगे, लेड सिलिको फ्लोराइड्स, और जिसको जो किसके साथ होगा? हाइड्रोजन सिलिकन फ्लोराइड्स के साथ। ठीक है, तो इस तरह से 8 to 10% H2SiF6 के साथ रिएक्ट करने पे आप सेम प्रोसीजर के थ्रू सिलिकन लेड को भी सेपरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय हुप्स मेथड। देखिए, प्योरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल सेटअप किया गया जहाँ पे यू कैन से
3 लेयर्स बनाई गई। जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है इस लास्ट लेयर, ठीक है, इस इधर यहाँ पे पाया गया। सेकेंड लास्ट लेयर में फ्लोराइड्स रखे गए, ठीक है, सोडियम, एल्यूमिनियम और बेरियम के। टैपिंग जो टॉप लेयर है उसमें प्योर एल्यूमिनियम इज देयर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्लैंप्स बनाए गए कॉपर के, जो कि कैथोड का रोल प्ले करेंगे, और कार्बन लाइनिंग दी गई जो कि एनोड का काम कर रही है, ठीक है। तो होगा क्या, बड़े ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ पे आ रहे हैं, इन बिटवीन लेयर में क्या है, एल्यूमिनियम, फ्लोराइड्स हैं। तो ये कॉपर क्लैंप्स करेंगे क्या, ये बेसिकली एल्यूमिनियम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है। तो जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होगा वो एल्यूमिनियम यहाँ पे चला जाएगा। जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव यहाँ पे गया तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में बदल जाएगा, एल्यूमिनियम में, वो प्योर फॉर्म में टॉप लेयर बना लेगा। और क्यों क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड अट्रैक्ट कर रहे हैं। और इसमें मिडल लेयर में किसकी कमी होगी, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की। वो कहाँ से अट्रैक्ट करेगा, वो इम्प्योर एल्यूमिनियम में से अट्रैक्ट करेगा। तो इम्प्योर एल्यूमिनियम में से फ्लोराइड्स क्या करेंगे, एल्यूमिनियम अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो एल्यूमिनियम अल्टीमेटली कहाँ जा रहे हैं, अपर साइड जाके प्योर फॉर्म में टैपिंग होल के थ्रू हम बाहर निकाल पाएंगे। तो इस तरह से हमने हुप्स मेथड के थ्रू क्या किया, एल्यूमिनियम की प्योरिफिकेशन भी करी, ठीक है। अबाउट 99.98% प्योरिटी आ जाती है एल्यूमिनियम की, जो कि हाईएस्ट प्योरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग एक और हम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं जिससे हम प्योरिफिकेशन कर सकते हैं, रिफाइनिंग कर सकते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग में होता क्या है, जो क्रूड मेटल है, ठीक है, उसको हम ट्रीट करते हैं सूटेबल रिएजेंट के साथ, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पे, और उस कंपाउंड को वो क्या बना देते हैं, वॉलेटाइल। वो वॉलेटाइल कंपाउंड फर्दर डिकम्पोज हो जाता है हायर टेम्परेचर पे और प्योर मेटल में बदल जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे होते हैं, 2 प्रोसेसेस हैं, सेम प्रोसेसेस हैं, सिर्फ टेम्परेचर्स का डिफरेंस है। मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है, इम्प्योर एलिमेंट लाइक निकल कार्बन मोनोक्साइड के साथ रिएक्ट होगा, 350 to 370 केल्विन पे रिएक्ट करके निकल टेट्रा कार्बोनाइल में बदल जाएगा, ठीक है। अब ये कार्बन मोनोक्साइड क्या काम कर रहा है, सूटेबल रिएजेंट का काम कर रहा है, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर पे, और सॉल्यूबल और वॉलेटाइल कंपाउंड बना रहा है, ठीक है। और हाई टेम्परेचर कर देंगे तो क्या होगा, फर्दर डिसोसिएशन हो जाएगी। निकल ये जो आया ये प्योर फॉर्म में आया। अब ये जो कार्बन मोनोक्साइड है ये दोबारा से भी रीयूज कर सकते हैं हम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज वैन आर्कल मेथड। जिरकोनियम ये उन मेटल्स में यूज़ किया जाता है जिसमें प्योरिफिकेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। जैसे कि एयरक्राफ्ट मेटल्स, रिलेटेड मेटल्स में हम इन्हें यूज़ करते हैं। जिरकोनियम आयोडीन के साथ 870 केल्विन में हमने रिएक्ट किया, जिरकोनियम टेट्रा आयोडाइड बना दिया, और टेम्परेचर 2075 केल्विन पे टंगस्टन फिलामेंट एज अ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जिरकोनियम में बदल जाएगा और आयोडीन बाहर आ जाएगा। आयोडीन रीयूज भी हो सकता है। दोनों प्रोसेसेस सेम वर्क करती हैं, सेम प्रोसेस के थ्रू। यहाँ पे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, सूटेबल रिएजेंट कौन है, आयोडीन, नॉट रिड्यूसिंग, सूटेबल रिएजेंट आयोडीन है, और ये वॉलेटाइल कंपाउंड बनाया। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये है
कि इन दोनों में डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है मॉन्ड प्रोसेस में, बट वैन आर्कल में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जैसे एलिमेंट्स को प्योरीफाई करते हैं और रिफाइन करते हैं। तो देखिए इम्प्योरिटीज, इसका बेसिक क्या है फंडा कि इम्प्योरिटीज जो ज़्यादा सॉल्यूबल हैं, ठीक है, वो मेल्ट के साथ आ जाती हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट ऑफ मेल्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है ये प्रोसेस, मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। ये मूविंग रोलर्स हैं, हीटर्स हैं यू कैन से, ठीक है, जो कि मूव कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुए थे और आगे जाते जा रहे हैं। ठीक है, जस्ट इमेजिन। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मेटल को हमने हार्ड टेस्ट ट्यूब ले ली, यू कैन से कि इनर्ट गैस, सिलेंड्रिकल इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर रखा, मॉल्टन प्योर, ये मेटल था इम्प्योर, पूरा मेटल की रॉड है, ये इम्प्योर मेटल था। क्या किया, बड़े ध्यान से, रोलर्स जब, हीटर्स जब रिवॉल्व हुए लेफ्ट टू राइट, तो ये मेल्ट फॉर्म में यहाँ पे आता गया। यहाँ पे क्या था, इम्प्योर मेटल, इम्प्योरिटी जल्दी मेल्ट हो जाएगी और आगे जाती जाएगी मेल्ट फॉर्म में, और जो जब हीटर आगे जाएगा तो मेटल तो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाएगा, पर इम्प्योरिटी उतनी जल्दी सॉलिडिफाई नहीं होगी, तो इम्प्योरिटी इसके बीच में ही रह जाएगी। ठीक है, और आगे और इम्प्योरिटीज़ को कैच करती जाएगी जैसे जैसे आगे रोलर जाएगा, और इम्प्योरिटी जो इसमें कैच हो रही है वो एट द एंड चली जाएगी, उसको हम सेपरेट कर देंगे, और जो पीछे बचता जाएगा वो क्या होगा, प्योर मेटल, वो क्या होगा, प्योर मेटल। तो इस तरह से जोन रिफाइनिंग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक्सप्लेन करना भी आ सकता है, कई बार पेपर में आया भी हुआ है। तो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में इस तरह से रोल प्ले करवाते हैं। इसके बाद बच्चे एक कंसेप्ट है क्रोमेटोग्राफी का, वो +1 में हमने किया था, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। सेम वही प्रोसीजर यहाँ पे लगना है। क्या होगा, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपका यहाँ पे आप कॉलम्स बना देंगे, ऊपर से इम्प्योर लिक्विड डालेंगे, और यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एड्जॉर्प्शन होती जाएगी। देखिए इम्प्योरिटीज यहाँ पे आ गई और अल्टीमेटली यहाँ पे आ गई। ये इम्प्योरिटीज़ को कैच कर रही हैं कॉलम्स, तो नीचे जो जाएगा वो क्या होगा बच्चे, वो क्या होगा, प्योर फॉर्म में, लिक्विफाइड फॉर्म में प्योर लिक्विड होगा। और इस तरह हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं और क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक करते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि हम कई वेज हैं जिसमें फर्दर प्योरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चे मेटल्स के यूजेस हैं, ये आप खुद कर लेंगे। कौन कौन से मेटल्स हैं जो हमने एक्सट्रैक्ट किए थे, वो मेटल्स हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे एलिमेंट्स हमने जो एक्सट्रैक्ट किए उनके यूजेस हैं। बहुत इजी हैं, ये आप हमारे नोट्स में से भी पढ़ सकते हैं और आप इजीली खुद भी कर सकते हैं। तो ये सब बच्चे आपको जो करवाया, ये आज जीपीपीआई का चैप्टर हमारा ओवर हो गया। आपको बहुत अच्छे से सारे वीडियोस गो थ्रू करने हैं, लिख के देखना है, पॉज कर के वीडियोस को, और उसके बाद जब ये सारा प्रोसेस कर लेंगे उसके बाद अब हम आपका टेस्ट कंडक्ट करेंगे।